नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आप सभी अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे, यही ईश्वर से कामना है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विलक्षण फैमिली की बात करना चाहते हैं आपसे। विलक्षण में जो विश्व में विलक्षण फैमिली है, जिसके सारे सदस्य विलक्षण प्रतिभा के साथ पैदा हुए और दुनिया ने उनकी विलक्षण प्रकृति को देखा, जाना, सराहा, सम्मानित किया। मित्रों, नोबेल प्राइज़ के बारे में आप सब जानते हैं। नोबेल प्राइज़ विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों के लिए साल में एक बार विश्व के सबसे विलक्षण व्यक्ति को या फिर सबसे विलक्षण खोज के लिए किसी विलक्षण व्यक्ति को किया जाता है। तो मैं आपसे एक उस विलक्षण फैमिली की बात करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कितना महत्वपूर्ण है। भारत में आज तक कुल जो है 6 से 7 लोगों को ही जो है ये प्राइज़ मिल पाया है, जिनमें से कई तो हैं जो भारतीय सिटीजन नहीं रहे हैं, जिनकी पूरी शिक्षा दीक्षा बाहर में हुई है और बाहर की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने पढ़ा है, खोज की है, उसके आधार पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। लेकिन खैर, भारत में पैदा हुए थे, कभी बाहर चले गए या जाना पड़ा, ये अलग विषय है। तो भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, उनके काव्य संग्रह गीतांजलि। मैं संक्षिप्त में जो है ये बताता हूँ। दूसरा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिला था ये 1913 में इनको इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि की कविताएं अगर आप पढ़ें तो माय गुडनेस, इतना डीप थाट है, इतना डीप थाट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ विदेशी जो फॉरेनर्स हैं उनका ये मानना है कि ये कोई मतलब हेरोइन या गांजा टाइप का नशा करते हैं, क्योंकि साधारण मस्तिष्क जो है इतनी डीप जर्नी नहीं कर सकता है। ये उनके विचार थे, पश्चिम के कुछ लोगों के विचार हैं, लेकिन हमारे ये विचार नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक अद्भुत मस्तिष्क थे भारत के। तो उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए पहली बार भारत को नोबेल प्राइज़ मिला। जो शुद्ध भारतीय थे, भारत में पैदा हुए, यही की सभ्यता और संस्कृति में वो उसके तौर पर लगे हुए थे। और दूसरा मिला था आपको जो है भारत को जो है वो सीवी रमन जी को मिला था। सीवी रमन जी को जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था। उनका जो वर्क था फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। फिर तीसरी बार हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। इनको जो है वो जेनेटिक खोज के लिए मिला था। ये कह सकते हैं जेनेटिक रिसर्च के लिए इनको मिला था, मेडिसिन फॉर जेनेटिक रिसर्च के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये अमेरिकन सिटीजन थे, ये अमेरिकन नागरिक थे, भारतीय मूल के थे। फिर उसके बाद आते हैं ये 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी समाज सेवा को देखते हुए। और उन्हें तो अपने सेंट की उपाधि भी दी थी। सेंट मतलब क्रिश्चियनिटी में माना जाता है जो सेंट होता है उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, तो इनको सेंट की उपाधि भी मिली थी। मदर टेरेसा वैसे कोसोवा सर्बिया, ये भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन काफ़ी छोटी उम्र में ही ये भारत आ गए थे और भारत में ही रह के इन्होंने भारतीयों की सेवा करी। जो पिछड़े थे, जो कह सकते हैं गरीब थे, वंचित थे, उनकी इन्होंने सेवा करी। और उसी सेवा भाव के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद में आते हैं 5वां नोबेल प्राइज़ मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1983 में। फिर उसके बाद जो अमर्त्य सेन को आप सब जानते हैं कि ये एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था
ये की पूरी शिक्षा दीक्षा इनकी भी यूके और यूएसए में ही हुई थी। जीवन पर्यंत यूके यूएसए में ही पढ़ते रहे, वहीं की यूनिवर्सिटियों, वहीं के प्रोफेसरों, वहीं के टीचरों, वहीं के रिसर्च की फैसिलिटी के चलते इनको ये आविष्कार मिला, ये पुरस्कार मिला सारी। और फिर जो 7वां जो है नोबेल प्राइज़ 2009 में मिला वेंकट रमन रामकृष्णा जी को, केमिस्ट्री में उनकी खोज के लिए। उनकी जो खोज थी वो आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोमल यूनिट, उन्होंने जो है आरएनए में जो खोज करी थी उसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद जो है इसमें कई सारे नोबेल प्राइज़ जो मैंने आपको बताए हैं वो शेयरिंग प्राइज़ हैं, यानी इनके साथ साथ और लोग भी रहे हैं, कंबाइंड रूप से उनको दिया गया है। और फिर जो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में मिला था। काफ़ी चर्चित हुए थे ये नोबेल प्राइज़ पाने के बाद, लेकिन मैं कैलाश सत्यार्थी जी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ। इतना बड़ा प्राइज़ पाने के बाद भी ये अपने उसी कार्य में उसी ढंग से समर्पित भाव से लगे हुए हैं। अन्यथा मैं तमाम कुछ प्राइज़ वाले होते हैं, छोटे छोटे प्राइज़ पाके लोग उछलने लगते हैं और तमाम हरकतें करने लगते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें। लेकिन मैंने कैलाश सत्यार्थी जी को देखा है कि नोबेल प्राइज़ पाने के बाद भी वो उसी अंदाज में, उसी गुपचुप अंदाज में बचपन बचाओ आंदोलन को चला रहे हैं। इन्होंने एक एनजीओ के माध्यम से, एक बचपन बचाओ नाम के एनजीओ के माध्यम से ये बच्चों के लिए काम करते हैं। जो बच्चे मजदूरी में फंस गए हैं, वो लेबर में फंस गए हैं गरीबी के चलते, उन बच्चों का उत्थान, उन बच्चों को वहाँ से रिकवर करना, लगभग जो है जिसमें इनको ये पुरस्कार के लिए नामित किया गया था या ये पुरस्कार दिया गया था, उस पर लगभग 88,000 बच्चों को रिहेबिलिटेट कर चुके थे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो ये था भारत को 8वां नोबेल प्राइज़। फिर एक और प्राइज़ 9वां जो भारत को मिला है वो है आपका अभिजीत बनर्जी जी को मिला है। ये 9वां प्राइज़ है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि भारत को इतने बड़े देश को 1,35,00,000 आबादी में आज तक सिर्फ 9 नोबेल प्राइज़ हैं। उसमें भी अधिकांश शेयरिंग प्राइज़ हैं और कई लोग हैं जो भारतीय मूल के नहीं रहे हैं, या कह सकते हैं कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम से सीख कर, यहाँ के रिसर्च से सीख के उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। यानी कह सकते हैं कि वो भारत में सिर्फ पैदा हुए थे और भारत का कोई ख़ास योगदान आप नहीं कह सकते उनके नोबेल प्राइज़ में। तो आज मैं बात ये करना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक संक्षिप्त विवरण आपको दे दिया। बात में ये करना चाहता हूँ विलक्षण फैमिली के बारे में। वो विलक्षण फैमिली में कुल 4 सदस्य और 5 नोबेल प्राइज़। कैन यू बिलीव? 4 सदस्य, 5 नोबेल प्राइज़। और ये विलक्षण फैमिली थी मैरी क्यूरी मैडम की, जिन्होंने रेडियम की खोज करी थी, पोलोनियम की खोज करी थी और कई सारे जो है आविष्कार उनके नाम हैं। ये एक ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला है बारी बारी से। तो सोचिए, एक महिला जिसके परिवार के सारे सदस्यों को नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो कैसा माहौल, कैसी सोच होगी उस महिला की, उसके परिवार की, उसके आसपास के समाज की, उसके देश की। तो मैरी क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। उनके पति को भी जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और फिर उनकी 2 बेटियां हुई। पहली का नाम था मैरी के 2 बेटियां हुई। पहली का नाम था आयरीन और दूसरी का नाम था ईव। तो कहने का मतलब है कि मैरी क्यूरी
ने अपने जो दोनों बच्चियों की शिक्षा दीक्षा अपने मार्गदर्शन में करी थी। अधिकांश शिक्षा उनके दोनों बच्चों की उन्होंने घर में ही करी थी अपने देख रेख में। और इन दोनों बच्चियों को भी आगे चलकर जो है नोबेल प्राइज़ मिला। मैरी आयरीन को जो है 1935 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। आयरीन जो है उसको 1935 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। और उनकी दूसरी बेटी ईव को जो है युद्ध पत्रकारिता के लिए पुलित्ज़र अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और बाद में उन्हें जो है शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये पूरा डिटेल बताने का जो मेरा मकसद है, जो मोरल ऑफ स्टोरी जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही परिवार को 5-5 नोबेल प्राइज़ और एक 135 करोड़ की आबादी वाले देश को आज तक सिर्फ 9 नोबेल प्राइज़, जिनमें से कई विदेशों पश्चिम के प्रभाव में ही पाए हैं। तो आज हम अपनी महिलाओं को क्या सिखा रहे हैं? तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि अपनी बेटियों को जो है आप ये करवा चौथ, छठ पूजा और तमाम धार्मिक बंधनों में बांधे हुए हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि अपनी बहन बेटियों को करवा चौथ और इस छठ पूजा और जो है सोमवार का व्रत, इन धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकालिए और उन्हें विज्ञान की नज़रों से जो है देखने के लिए प्रोत्साहित करिए। क्योंकि आज का धर्म जो है विज्ञान ही है। असल में कहिए तो आज आवश्यकता ये है कि भगवान के मंदिर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि विज्ञान का मंदिर बनाया जाए। विज्ञान का मंदिर कैसा हो सकता है? आप लोग शायद हंस भी सकते हैं कि ये विज्ञान का मंदिर कैसा होगा। तो विज्ञान का मंदिर मतलब आप स्कूल ही समझ सकते हैं। अच्छे कॉलेज बनाइए जहाँ प्रयोग की सुविधा हो, यानी एक्सपेरिमेंट की सुविधा हो। ये मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं हाई स्कूल में इंटर में था तो मैं समझता हूँ 87-88 का दौर रहा होगा। तो लगभग सभी स्कूलों में प्रयोग की सुविधा थी, एटलीस्ट टूटी फूटी ही सही सुविधा थी। और आज जो है मैं देख रहा हूँ हाई स्कूल इंटर के यूपी बोर्ड के बच्चे या फिर और भी तमाम सीबीएसई बोर्ड वगैरह के भी तमाम स्कूल हैं, कहीं भी प्रयोग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रायोगिक परीक्षा एक कह सकते हैं कि दिखावा मात्र रह गई है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसी से आप अंदाज़ा लगाइए तो देश में शिक्षा का क्षरण हुआ है। कहाँ ये पूरी दुनिया में पश्चिम में जो है ये ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो रही है और कहाँ भारत में ये नीचे की तरह अधोगामी हुई है। इन 2-3 दशकों में भारत ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ गंवाया है। और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ गंवाया है और उसी का दुष्परिणाम है आज का भारतीय समाज। एक रिसर्च, एक सर्वे ये कहता है कि भारत के लगभग 80 से 90% जो ग्रेजुएट हैं वो पूरी तरह से अनस्किल्ड हैं। यानी उनके पास न तो कोई स्किल है, न तो कोई कह सकते हैं कि किसी प्रकार का उनके पास नॉलेज नहीं है, आदर्श नहीं है, तरीका नहीं है कैसे रहना है, कैसे खाना है। ये मतलब खाने का मतलब नहीं है, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता है। यानी कि वो सर्वे ये कहता है कि 80 से 90% जो है ये ग्रेजुएट इतने अयोग्य हैं कि इन्हें सही तरीके से चपरासी की नौकरी भी नहीं दी जा सकती है। ये सर्वे है एक। तो ये इसी का दुष्परिणाम है शिक्षा का। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं शिक्षा के लिए हमेशा से जो है लोगों को प्रोत्साहित करता रहा हूँ। मेरा मकसद है कि लोग जो है योग्य बने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दुनिया में जितने भी जो है सभ्य समाज है, विकसित राष्ट्र हैं, विकसित समाज हैं, वो सिर्फ अपनी शिक्षा के कारण ही है। तो आज जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यही है कि हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि हमारे अधिक से अधिक नागरिक जो है
बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, तभी जो है भारत आगे बढ़ पाएगा। असल में चाहे हम कुछ भी कहें, चाहे हम किसी भी प्रकार का दिखावा करें, लेकिन हकीकत एकदम इसके उलट है। शहरों में निश्चित रूप से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इन प्राइवेट संस्थानों का मैं इसको धन्यवाद भी कहा जा सकता है, और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो एक व्यवसाय भी हो गया है, लेकिन एटलीस्ट उन्हीं व्यवसायियों ने ही इस व्यवस्था को थोड़ा संभाल के भी रखा है। अच्छे टीचर्स रख रहे हैं, लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पैदा किए हैं, जो दुनिया के कोने कोने में जो है अपनी धाक जमाए बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज आप शिक्षा का बजट देखिए, कुल सकल जीडीपी का 2 से 2.5%, 3% हमारा बजट है, और तमाम अन्य खर्चे सरकारें कर रही हैं। शिक्षा पे कोई जोर नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गांव-गांव में, घर घर में आरसीसी रोड बनाई जा रही है, स्कूल ध्वस्त पड़े हैं। कौन सा मॉडल सरकार लेके चल रही है? इस मॉडल से भारत कहाँ पहुँचेगा? विदेशों से कुछ खरीदी हुई सामानों, हथियारों के दम पे दिखावा करके कि हम विश्व शक्ति बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। ये कब तक चलेगा? भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में अगर कमी है तो शैक्षणिक संस्थानों की कमी है, उनकी गुणवत्ता की कमी है, अच्छे शिक्षकों की कमी है। तो हमें पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा के बजट को अधिक से अधिक करने की ज़रूरत है, और अधिक से अधिक नागरिकों को कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की ज़रूरत है, तभी भारत बदल सकता है। मैंने एज एग्जाम्पल के तौर पे ये नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करी है, मैरी क्यूरी के बारे में बात करी है। सोचिए कितना विलक्षण परिवार होगा, कितने विलक्षण मस्तिष्क होंगे वो जो आविष्कार करते हैं, खोजें करते हैं। भारत जो है ये वही पुरानी सनातन संस्कृति को लेके फंसा पड़ा है कि हमने तो बहुत पहले बताया था कि भूगोल है, भूमि गोल है, और हमारे पास जो है ब्रह्मास्त्र है, वो आज का परमाणु बम है। हमारे पास संजय थे, जो आज की जो है कम्युनिकेशन साइंस जो है वो हम जानते थे। हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। अरे था तो गया कहाँ? कहाँ गया? आज आपके पास क्या है? आप हथियारों के लिए भी विदेशियों का मुंह देखते हैं, अब दवाओं के लिए भी ढेर सारी विदेशियों का मुंह देखते हैं। तमाम ऐसी आधुनिक चीज़ें हैं जिसके लिए हम विदेशों पे, पश्चिम पे ही आश्रित हैं। तो और ये किस वजह से हुआ है? एक और शब्द मैं आपको बता दूं तो भारत में जो भी ब्रेन ड्रेन की बात बार बार आती है, ब्रेन ड्रेन से कहते हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब जो हमारे यहाँ योग्य लोग हैं, उन्हें यहाँ जब अवसर नहीं मिलता है तो वो पश्चिम चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, और वहाँ इन्हें उचित सम्मान मिलता है, उचित अवसर मिलता है। और आपने नोबेल लिस्ट में भी देखा होगा, मैंने बताया कि कई नोबेल प्राइज़ विनर जिनको भारत कहता है कि वो भारतीय हैं, असल में वो भारतीय नहीं हैं, सिर्फ भारत में पैदा हुए हैं। अभी हाल ही में सुनाक जी ब्रिटेन के, यूके के प्रधानमंत्री हुए, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तमाम भारतीय उछल रहे थे कि भारत ने कब्जा जमा लिया यूके पे, भारतीय जो है यूके का प्रधानमंत्री हो गया। इवन हमारे प्रधानमंत्री तक ने इस ढंग का जो है शर्मनाक बयान दिया था। मैं इसे शर्मनाक ही कहूँगा कि जो ब्रिटेन कभी भारत पे शासन करता था, आज उस ब्रिटेन पर हमारे एक बंदे का शासन। कुछ इसी तरह का मोदी जी ने भी बयान दिया था। शुनक का स्टोरी तो पढ़िए आप, शुनक का कुछ लेना देना भारत से नहीं है। न शुनक भारत में पैदा हुए हैं, न भारत में पढ़े हैं, न भारत से कोई ज्ञान उन्होंने लिया। हाँ, भारतीय संस्कृति हिंदू हैं, हिंदुज़म को मानते हैं, बस यहीं तक वो भारतीय हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकारों को अधिक से अधिक बजट देने की ज़रूरत है,
हमारे शिक्षकों को जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। और आखिर हम आविष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कैसे आविष्कार करेंगे? स्कूलों की हालत देखिए, मैंने बताया ना, कहीं प्रायोगिक कक्षाएँ ढंग से नहीं चलती हैं, अगर कहीं चलती भी है तो नाम मात्र की चलती हैं। और सरकारी जो हमारी जो व्यवस्था है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो शायद ही यूपी बोर्ड का कोई ऐसा स्कूल होगा हमारे जनपद में या प्रदेश में, शायद गिने चुने हों, जहाँ प्रायोगिक परीक्षाएँ या ये कहने का मतलब जो प्रायोगिक कक्षाएँ हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं। हम सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं, ऊपरी ज्ञान ले रहे हैं। तो आविष्कार करने के लिए मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी जिनकी मैं बात कर रहा था, विलक्षण परिवार की, मैरी क्यूरी की जो है अल्पायु में ही डेथ भी हो गई थी। अल्पायु को मतलब 50-55 के आसपास में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए कि वो लगातार अपने रिसर्च प्रयोगशाला में ही रहा करती थी और रेडियम के और तमाम ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में रहने के कारण जो है रेडिएशन के चलते उनकी जो है समय से पहले मौत हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा साहस करने की ज़रूरत है, प्रयोग करने की ज़रूरत है। मैं तो मेरे दिमाग में एक हमेशा रहता है कि काश भारत का कोई वो वैज्ञानिक होता जो प्रकाश की गति की खोज करता, यानी प्रकाश की गति से उड़ने वाले वाहनों की खोज करता है, इंजन की खोज करता है जो प्रकाश की गति से उड़ सकता है। तो इसी के साथ वीडियो लंबी हो रही है, मैं समाप्त करूँगा। आशा करूँगा कि हमारे उन युवा छात्रों में से कोई छात्र होगा जो प्रकाश की गति का खोज करेगा, जो प्रकाश से चलने वाले यानों की खोज करेगा सर्वप्रथम। तो ऐसी खोजें जब भारत करेगा तब भारत जो है प्रतिष्ठित होगा सही मायने में, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। और अब छोड़िए कि वो हमने प्राचीन काल में क्या किया था, हो सकता है किसी दूसरे तरह का विज्ञान रहा हो, आध्यात्मिक विज्ञान रहा हो, लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे नहीं बढ़ सका तो छोड़िए उसे ये कहना कि 10,000 साल पहले जो है हमारे पास इस ढंग के जो है आध्यात्मिक हथियार थे। छोड़िए, आज क्या है उसको देखिए, कल क्या आप पा सकते हैं उसके बारे में सोचिए। कल अगर कुछ पाना है, कल अगर दुनिया में अग्रणी बनना है, अगर कल भारत को जो है विश्व शक्ति बनना है तो निश्चित रूप से विज्ञान की पूजा करनी होगी, विज्ञान के मंदिर बनाने होंगे, विज्ञान की आँख से देखना होगा और विज्ञान की राह चलना होगा। धर्म हमें कहीं नहीं ले जा सकता है, धर्म सिर्फ अंधविश्वास है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि धर्म जो है इसका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, न तो विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। आज विज्ञान ने लगभग सारे धर्मों को गलत प्रूव कर दिया है, उनकी अधिकांश चीज़ों को गलत प्रूव कर दिया है कि कपोल कल्पना है ये। तो इससे बाहर निकलिए, धर्म के जंजाल से जितना जल्दी भारत बाहर निकलेगा उसी में इसकी भलाई है। अन्यथा जो आज सामाजिक संरचना, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो धर्म और जाति के चलते पूरी तरह से उलझा हुआ है। और अगर हम ऐसे ही उलझते रहे तो हमारा जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो ध्वस्त हो जाएगा और भारत कहीं का नहीं रहेगा। भारत अफगानिस्तान जैसा राष्ट्र न बन जाए, इसकी हम सभी को चिंता करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे अगर प्रबल और शक्तिशाली कोई हथियार है तो वो है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा और सिर्फ शिक्षा।